हेलो देयर, वेलकम बैक। दिस इज गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 के एक और कॉन्सेप्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एकदम शुरुआती कुछ कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट इन्वेस्टर्स बिहेवियर। इन्वेस्टर किस तरह से बिहेव करते हैं, कब वो रिस्क एवर्स होते हैं, कब वो रिस्क सीकिंग हो जाते हैं और कब वो रिस्क न्यूट्रल होते हैं। इन सब चीजों के बारे में गहराई से पढ़ा है हमने, डेफिनेटली आप सभी ने पढ़ा होगा। बट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द बुक्स, इफ यू वांट टू नो द कॉन्सेप्ट्स रियली वेरी वेरी वेल, तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बना हुआ है। ये सीएफए लेवल 1 के स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग इवन फॉर एनी एग्जामिनेशन जहां पे फाइनेंस का एग्जाम हो रहा है एंड आप एडवांस्ड लेवल कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग आज डिस्कस करें वो है ऑब्वियसली क्या, रिस्क इन्वेस्टर का बिहेवियर, जो कि रिस्क एवर्स हो सकता है, रिस्क सीकिंग हो सकता है और रिस्क न्यूट्रल हो सकता है। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपके सामने दो ऑप्शंस रखने चाहता हूं। पहला ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन सेज कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो बट नॉट डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा अनुमान है और ऐसा माना भी जाता है कि आपको 12% का एक सालाना केगर मिल जाएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरी ईयर फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। अब इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं होता दैट आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट 12% हर साल रिटर्न मिलेगा। इट इज नॉट एफडी, दिस इज मार्केट। तो यहाँ पे आपका रिटर्न फ्लक्चुएट करेगा। अब ये फ्लक्चुएशन को लेकर के भी मान लो मैंने आपको एक रेंज दे दी कि मान लो म्यूचुअल फंड का जो रेंज है वो 8% से 16% के बीच में होगा, वाइल द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 16%। इसको अगर हम बहुत टेक्निकल स्टैटिस्टिकल भाषा में कहें तो हमारा जो रेंज है वो है 8% टू 16%, वाइल अवर मीन स्टैंड्स एट अराउंड 12%। तो ये बहुत सिंपल ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आपको 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो, मतलब डायरेक्टली अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो एंड आप डायरेक्टली अपने पैसे इन्वेस्ट करो उसमें। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है ये। यहां पे आपका जो रिटर्न पोटेंशियल है वो -4% से लेकर अप टू 28% एनुअली आप पैसे जनरेट कर सकते हो। नाउ यू वुड से कि सर बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है ये तो। हाँ, एकदम बड़ी है, क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो प्रोफेशनल मैं कह सकता हूं मनी मैनेजर्स हैं, आप उनकी तो सहायता नहीं ले रहे हो, आप तो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद से दिमाग लगा रहे हो। सो आप अपनी खुद की स्किल सेट यूज कर रहे हो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली यू आर टेकिंग योर बेट। नाउ यू मे बी गुड एट दिस, यू मे बी बैड एट दिस, बट योर एवरेज इज समवेयर हियर -4% से 28% के बीच में। इसका भी अगर हम एवरेज निकालें, सपोजिटली इसका भी हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो मान लो ये भी 12% ही आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज टू यू, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, आप ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 में कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। दोनों ऑप्शन समराइज करके आपके सामने रख देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 है म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ्स का रूट, जहां पे आपको 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, बट द रेंज इज 8% टू 16%, थोड़ी नैरोअर रेंज है। वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। यहां पे आपकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, -4% से 28% की रेंज है, वाइल योर एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टिल कंटिन्यूज टू बी 12% एनुअली। नाउ देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल पिक अप ईदर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। जो भी आपने पिक किया होगा प्लीज कमेंट में डाल देना, उससे क्या मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि आप कैसे सोचते हो। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन सही है कोई ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शंस का अपना अपना लेवल पे इंपॉर्टेंस है। हम इनको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आपको जो फाइनेंशियल मॉडल्स की दुनिया है उसके हिसाब से मैं समझाना चाहता हूं कि जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किए हैं वो लोग रिस्क एवर्ट्स हैं। क्या है? रिस्क एवर्ट्स है। अब उसका मतलब क्या होता है मैं सब समझाऊंगा। एंड जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है वो लोग रिस्क सीकिंग है, और जिन्होंने कहा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर 1 या 2 में चले जाते हैं तो दोनों में से जहां पे भी जाना है चले जाओ, दोनों में तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% ही आ रहा है, तो वो लोग रिस्क न्यूट्रल हैं। बहुत ही क्लासिकल तरीके से मैंने समझा दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एवर्स, रिस्क सीकिंग एंड रिस्क न्यूट्रल। अब इसके लिए मैं समझा सकता हूं आपको कि अगर आप कभी भी इस एग्जांपल को समझना चाहते हो, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल वगैरह, तो बहुत अजीबोगरीब भाषाएं सामने आती हैं। रिस्क लिविंग, करेक्ट, रिस्क सीकिंग के लिए बोलते हैं रिस्क लिविंग है ये लोग तो, या फिर मैं रिस्क एवर्स के लिए बोलते हैं कि दे आर अफ्रेड ऑफ रिस्क। दिस इज नॉट द केस। आप ये बात प्लीज क्लैरिटी के साथ एकदम समझ लीजिए कि रिस्क एवर्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता है जीरो रिस्क। रिस्क एवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क एवर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑप्शन होगा जहां पे दो ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको सेम रिटर्न मिल सकता है,
तो आप उनमें से उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें रिस्क कम है। नाउ दिस साउंड्स सो मच लॉजिकल। आप भी बोलेंगे हाँ ऐसा ही तो करते हैं, सभी लोग तो ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, दोनों में 12% रिटर्न आ रहा है, पर एक जगह रिटर्न आ रहा है विद अ नैरोअर रेंज, तो वहां पे रिस्क थोड़ी कम है म्यूचुअल फंड्स के केस में, और एक जगह रेंज बहुत बड़ी है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और बहुत ज्यादा हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो रेंज ज्यादा बड़ी है बट एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टिल 12% ही है। तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही केस में आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 12% ही आ रहे हैं। तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हो अगर, तो आप कम रिस्क की तरफ जा रहे हो, जहां रिस्क कम है आप उस ऑप्शन के साथ जा रहे हो। नेचुरली यू बिकम रिस्क एवर्स। नाउ रिस्क एवर्स को लेकर के कैसे रैशनैलिटी डिस्कस होती है और क्या कुछ होता है, वो सारी चीजों पे हम आ रहे हैं, एक एक करके पहले तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने समझाया कि देखो सेम एवरेज रिटर्न है आपका, एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एकदम स्मूथ 12% चाहिए या फिर मैं रोलर कोस्टर 12% चाहिए। इसी के हिसाब से आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि आप रिस्क सीकिंग है, रिस्क न्यूट्रल है या फिर रिस्क एवर्स है। ठीक है, रिस्क एवर्स समझते हैं। रिस्क एवर्स में लिखा हुआ है कि एक इन्वेस्टर जिसको कम रिस्क पसंद है ज्यादा के मुकाबले, वो रिस्क एवर्स है। यहां पे एकदम भी नहीं लिखा कि जीरो रिस्क पसंद है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कई बार रिस्क न्यूट्रलिटी, रिस्क एवर्जन और रिस्क सीकिंग को समझाने के लिए हम लोग एफडी का सहारा लेते हैं। मैंने भी अपने लेक्चर्स में लिया ही होगा एफडी का सहारा, कई बार एफडी को मेंशन किया होगा, बट एसेंशियली एफडी डिस्कस नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि जब एफडी डिस्कस होता है तो समवेयर, क्योंकि एफडीज आमतौर पे हम लोग रिस्क जीरो ही मानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि रिस्क एवर्जन का मतलब होता है जीरो रिस्क। ऐसा होता ही नहीं है। रिस्क एवर्जन का मतलब ये होता है कि आप कम रिस्क लेना चाहोगे गिवन द सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे इस एग्जांपल को अच्छे से समझाया मैंने कि अगर दो ऑप्शन आपके पास है जिधर दोनों जगह आपके पास इक्वल एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो कि हम लोग सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं शुरुआत से, तो उस केस में आप जहां कम रिस्क है आप उसके साथ जाएंगे। तो इसको मैंने समझाया कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओवर म्यूचुअल फंड्स, तो आप रिस्क सीकिंग कहलाएंगे, करेक्ट। और अगर आप उल्टा कर रहे हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ओवर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, देन यू विल बी टर्म्ड एज रिस्क एवर्स। ये वाली लाइन जो है ये नीचे से एग्जैक्ट कॉपी हो गई, एक्चुअल में इसको रिस्क सीकिंग को समझाया गया, लेकिन रिस्क एवर्स क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जा रहे हैं तो यू आर स्टिल एमिंग फॉर दैट 12% रिटर्न जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, बट आप कम रिस्क ले रहे हैं, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लेसर रिस्क देन नेचुरली यू बिकम रिस्क एवर्स। नो आई नो आपके माइंड में आया होगा कि कोई भी दुनिया में रिस्क एवर्स के अलावा हो ही क्यों सकता है, कुछ भी और होना ही नहीं चाहिए। मतलब इट मेक्स लिटरली नो सेंस ना, आपको दो जगह सेम रिटर्न मिल रहा है तो जहां कम रिस्क है उसी में जाएंगे ना, लॉजिक तो यही कहता है। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं ना, उसी चीजों को फाइनेंशियल मॉडल्स में भी कवर किया गया है। फाइनेंशियल मॉडल्स जितने भी बने हुए हैं ज्यादातर में इन्वेस्टर्स को रैशनल माना गया है, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं रैशनल मतलब सेनिटी के साथ आप काम करोगे, आप जो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट पगलू नहीं हो, आप ध्यान से सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हो। सो ऐसा माना गया कि इन्वेस्टर्स रैशनल है, और यह भी माना गया है कि जितने भी रैशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे रिस्क एवर्स ही होते हैं। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कर रहे थे, सर म्यूचुअल फंड इज बेटर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, तो फाइनेंशियल मॉडल्स के हिसाब से आप रैशनल इन्वेस्टर हैं। अब वो नाराज हो जाएंगे स्टूडेंट्स मुझसे जो कहेंगे हम तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाने वाले थे। सो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाने वाले थे तो लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल मॉडल्स के हिसाब से या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आप रिस्क एवर्स तो है ही नहीं, एंड दूसरा आप रैशनल भी नहीं है। अब आप जाहिर सी बात है बड़े नाराज हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि अजा जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है मार्केट में आप उसको इरैशनल कह रहे हैं। एटलीस्ट थ्योरीज यही कहती है, हम उसके ऊपर आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, चिंता मत कीजिए, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस बने ही इसलिए हैं ताकि हम अपने सिलेबस के थोड़े बियॉन्ड जा पाए। जो सिलेबस है वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, बट बियॉन्ड भी तो जाना है, तो बियॉन्ड की डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। एंड इफ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो ना, अगर आपको पसंद आ रही है पूरा डिस्कशन, वीडियो को लाइक कीजिए, दैट इज द ओनली अप्रिसिएशन आई वांट। आगे बढ़ते हैं, रिस्क सीकिंग समझाता हूं मैं आपको। रिस्क सीकिंग जो होता है वो लोग ज्यादा रिस्क प्रेफर करते हैं देन टू लेस। अब कई लोगों को ये बात एकदम पल्ले ही नहीं पड़ेगी, वो बोलेंगे अरे ऐसा होता ही कहां है। सही बात है, आप ठीक ही बोल रहे हो कि ऐसा क्यों होगा। आपको दोनों जगह अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिल रहा है तो फिर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्यों ही करना चाहेगा। बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको इक्वल एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है यू वुड स्टिल प्रेफर टू टेक मोर रिस्क। इसको मैंने समझाया कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले, तो आप रिस्क सीकिंग कहलाए जाएंगे, रिस्क एवर्स नहीं होंगे। अब ऐसे में सबसे पहले कम से कम ये आर्गुमेंट तो मैंने आपके सामने खोला ना कि दुनिया में हर कोई रिस्क एवर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग रिस्क सीकिंग भी हो सकते हैं। पहला तो ये क्लैरिटी तो आई ना दिमाग में
नहीं तो थियोरेटिकली आपने जब भी पढ़ा होगा आपको यही लगा होगा कि दुनिया में सारे लोग रिस्क एवर्स ही होते हैं, पर आप में से ही कुछ लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग चूज की थी ओवर म्यूचुअल फंड्स, तो उन लोगों ने रिस्क सीक किया है, तो वो तो रिस्क सीकर्स हो गए। तो ऐसे में आपको कम से कम ये पॉसिबिलिटी मैंने आपके दिमाग में डाली कि दुनिया में सारे ही लोग रिस्क एवर्स ही नहीं होते, कुछ लोग रिस्क सीकिंग भी हो सकते हैं। फिर आते हैं अपने रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर में। रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर काफी बढ़िया बिहेवियर है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस पे ज्यादा डिपेंड करता है। ये कहता है कि मेरा रिस्क को लेकर के कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, आई डोंट लुक एट रिस्क, द ओनली थिंग आई केयर फॉर इज रिटर्न। तो यहां पे जो भी एक इन्वेस्टर बिहेवियर ऐसा दिखाता है कि दोनों जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 12% ही है, अगर हम म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें तो भी 12% मिलेगा एक्सपेक्टेड लाइंस पे, और अगर हम डायरेक्ट खुद से करें तो भी 12% ही मिलेगा। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जगह लगा दो पैसा, म्यूचुअल फंड में लगाना तो म्यूचुअल फंड में लगा दो, और डायरेक्ट लगाना तो डायरेक्ट लगा दो। ऐसे लोगों की खुद की कोई प्रेफरेंस नहीं है, they have no preference specifically when it comes to different risk in different scenarios। तो इन लोग को हम कहते हैं रिस्क न्यूट्रल, और इनको इनडिफरेंट बताया गया है कि भैया दो इन्वेस्टमेंट है जहां पे दोनों का इक्वल एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आएगा तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी पैसा डाल दो इनके, ठीक है। अब बात आती है बहुत बड़ी, जिसके ऊपर मैंने अपना मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोल दिया मतलब बियॉन्ड सिलेबस जा रहा हूं मैं। आपको ऑब्वियसली अगर आप लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सीकिंग और रिस्क एवर्स तीनों समझ में आ गया, लेकिन नाउ लेट मी गो बियॉन्ड द बुक्स, गो बियॉन्ड द सिलेबस एंड लेट्स स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट कि रिस्क एवर्स को ही क्यों रैशनल माना गया है इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो उसका आर्ग्यूमेंट मैं इस तरह से खोलना चाहता हूं आपके सामने कि जितने भी मॉडल्स बने हुए हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की बात कर लीजिए या फिर और भी कोई भी थ्योरी की बात कर लीजिए, इन सारे मॉडल्स का एक प्रेमाइस सेट हुआ विद द अजम्पशन दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट, एंड दैट इज माय आर्ग्यूमेंट नंबर 1। मार्केट्स एफिशिएंट है ऐसा माना जा रहा है, ये एक अजम्पशन लिया जा रहा है, बट इन रियल वर्ल्ड मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट, दे आर स्लोली स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स एफिशिएंसी, बट वो आज के डेट पे एफिशिएंट नहीं है। और आप कहेंगे इंडिया इनएफिशिएंट होगा, पर यूएस तो है। आई वुड से नहीं, यूएस भी नहीं होगा, क्योंकि यूएस में आज भी अगर कोई भी टेक्निकल इन्वेस्टर अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के दम पे अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, पैसे बना रहा है, वेल्थ जनरेट कर रहा है, तो ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के जो एकदम वीक फॉर्म का भी उल्लंघन हो गया ये तो, यानी कि यूएस का भी मार्केट फिर एफिशिएंट नहीं हुआ। अब इस तरह से अगर यूएस का मार्केट एफिशिएंट नहीं है तो फिर ज्यादातर कोई भी मार्केट एफिशिएंट नहीं है। तो मेरा पहला ही आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जितने भी फाइनेंशियल मॉडल्स हैं ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट्स एफिशिएंट होंगे। अगर मार्केट्स एफिशिएंट हैं तो इन्वेस्टर्स को रैशनली बिहेव करना चाहिए, यानी कि अगर मार्केट एफिशिएंट है तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू ही जाइए, कम रिस्क लीजिए, काय को ज्यादा रिस्क लेने का है, लॉजिक है उस बात में। लेकिन अगर मार्केट्स एफिशिएंट ही नहीं है तब फिर दैट इज वेयर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनको अब जवाब मिला। ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करने वालों को ऐसा लगा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे 12% मिलेगा, सही बात है, बट व्हाट इफ वी डू अवर ओन रिसर्च, व्हाट इफ वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इफ वी कैन स्टडी एंड टेक डिसीजंस एंड मेक मोर देन 12%। ऑल्दो स्टैटिस्टिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% ही है, बट हमको लगता है हम 12 से ज्यादा जनरेट कर लेंगे। ऐसे सोचने वाले लोग हैं, और वो तभी सोच सकते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट में देयर आर पॉकेट्स जहां पे वो पैसे बना सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि मार्केट में एफिशिएंसी का कमी है एंड दे कैन जस्ट मेक सम मनी आउट ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ द मार्केट। एंड जाहिर सी बात है ऐसे मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया भर के ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके जो अपना एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल रिटर्न है उससे ज्यादा कमा सकते हैं। दिस इज माई आर्ग्यूमेंट नंबर 1 दैट रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स नीड नॉट बी रैशनल ऑल द टाइम। Risk seeking investors can also be considered rational when the markets are not efficient. So in efficient markets definitely जो जितने भी फाइनेंशियल मॉडल्स का डिस्कशन है और assumption है वो ठीक है, पर inefficient markets में ऐसा नहीं होता। Interestingly ये वाला जो नोशन है इसको डिस्कस किया गया है हिस्टोरिकली ऑल्सो बाई वन पर्सन जिसका नाम शायद अपने CFA लेवल 1 के आपको करिकुलम में मिलेगा नहीं, मैं उनका नाम लेकर के आऊंगा आपके सामने, बट सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है कि इन्वेस्टर्स रैशनल है और मार्केट्स एफिशिएंट है, ये माना गया है बाय ऑल द फाइनेंशियल मॉडल्स। लेकिन रियल मार्केट्स में मार्केट्स लाइक इंडिया एंड इवन यूएस, यहां पे स्किल एनालिसिस इंफॉर्मेशन के दम पे यू कैन मेक मनी, यू कैन आउट परफॉर्म। A risk seeking investor who takes larger position because of strong conviction or superior insight may still be acting rationally within that environment.
ये एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप रिस्क सीकिंग हो, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, स्किल सेट है, कुछ भी है ऐसा जो लोगों से बेहतर बनाता है आपको, तो आप फिर भी रिस्क सीकिंग होते हुए भी आप रैशनल हो सकते हैं। एंड इस चीज को इंटरेस्टिंगली डिस्कस किया गया है। यहां पे इसका डिस्कशन हुआ था बाउंडेड रैशनलिटी के एक कॉन्सेप्ट में, जिसको डिस्कस किया था हर्बर्ट सिमन ने 1957 में। इंटरेस्टिंगली ये चीज का मेंशन नहीं है सीएफए करिकुलम में, बट ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ये समझाता है। इन्होंने ये डिस्कस किया था अपने आर्ग्यूमेंट में कि अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं है और आप अपनी स्किल सेट के दम पे, आप इंफॉर्मेशन के दम पे, आप ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हो, तो दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज विद इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनलिटी। और इसके बाउंडेड रैशनलिटी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। बात बाकी इसी सेम टॉपिक के ऊपर में बहुत सारी और भी चीजें खुलकर के आ जाती है, जिसको हम बिहेवियरल फाइनेंस में आगे जाकर के सीखते जाएंगे। बट इंटरेस्टिंगली जो ये डेफिनेशंस थे, रिस्क एवर्ट्स, रिस्क सीकिंग एंड रिस्क न्यूट्रलिटी, आई होप अब ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर हुए, आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने और क्लियर हुई। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि रिस्क एवर्ट्स के बियॉन्ड ये दो और कैटेगराइजेशन होनी ही नहीं चाहिए दुनिया में, उनको भी शायद ये क्लैरिटी मिली। मैं फिर समराइज कर देना चाहता हूं। अगर आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, दोनों में सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी या डेटा को देख करके आपको ऐसा लगता है कि दोनों का सेम ही रिटर्न आने वाला है, तो आप जाहिर सी बात है उसके साथ जाना चाहेंगे जिसमें रिस्क कम है। इफ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, then in that case you are risk averse. But in case आपको ऐसा लगता है that although statistically returns are similar, but you can still make something more out of certain option because of market inefficiencies, then in that case you may choose to take certain extra risk. In that way you will be a risk seeking investor. और रिस्क सीकिंग है तो जाहिर सी बात है रिस्क ले रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न्स। एंड थर्ड ऑप्शन आता है जो स्टैटिस्टिकली ये कंक्लूड करते हैं कि जब दोनों जगह रिटर्न सेम ही आ रहा है, तो हम क्यों ज्यादा रिस्क लें या कम रिस्क लें, हम इसके बारे में सोचे ही क्यों, दोनों जगह रिटर्न तो सेम ही आने वाला है, सो लेट्स गो एड विद एनी ऑप्शन। ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिस्क के बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं, और उनको हम कहते हैं रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स। मेरे हिसाब से इन तीनों चीजों की दुनिया में जगह जगह आपको एग्जांपल्स दिखते जाएंगे। कभी कोई रिस्क एवर्स है, कभी कोई रिस्क सीकिंग, और कभी कोई रिस्क न्यूट्रल है। एंड मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई जजमेंट पास करने की जरूरत नहीं है कि कौन सही कौन गलत, बस ये समझने की जरूरत है कि तीनों वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू, एंड आई होप कि आप ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट समझ पाए इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें और भी कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके लिए वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नहीं, हम बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के, जितने भी सब्जेक्ट है लेवल 1 के, सबके ऊपर में हम कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखे हैं। सो जस्ट इन केस यू आर एक्सप्लोरिंग दिस, go and explore the other playlists as well. You'll get plenty of more videos as well. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care, enjoy yourselves please, and please पढ़ाई करते रहिए।